बिंदु है रीतिकालीन काव्य का स्वरूप। रीतिकालीन काव्य में रीति से संबंधित 3 धाराएं सामान्यतः देखने को मिल जाती है। सबसे पहला बिंदु है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्य का मुख्य उद्देश्य काव्य के शास्त्रीय स्वरूप को स्पष्ट और प्रकट करना था। इसी कारण इसमें विभिन्न काव्य रीतियों का बंधन दिखाई देता है। कवियों को अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से विस्तार देने के लिए व्यापक अवसर नहीं मिला। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में रीतिकाल की चर्चा करते हुए लिखा है कि कविता की धारा बंधी हुई नालियों में बहने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से दृश्य और अदृश्य विषय रस से सरोबार होकर सामने आने से वंचित रह गए। उनकी मर्यादावादी दृष्टि को रीति काव्य में समग्र जीवन के विविध भावों का पूर्ण विकास नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे वासनात्मक, चमत्कार प्रदान और रूढ़िग्रस्त माना। किंतु साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसमें श्रृंगार रस के कोमल और ललित भावों का अपूर्व भंडार है। वास्तव में रीतिबद्ध कविता में शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इस काव्य प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में दरबारी मानसिकता कार्यरत थी। दरबार में कविता को संगीत और नृत्य की तरह मनोरंजन का साधन समझा जाने लगा था। सामंतों का मनोरंजन कविता का प्रमुख उद्देश्य बन गया था। सामंतों की रुचि ही काव्य की दिशा तय करने लगी थी। उनकी रुचि मुख्य रूप से श्रृंगार रस से परिपूर्ण छंदों और सामान्य शास्त्रीय जानकारी तक सीमित थी। इसी कारण रीतिबद्ध काव्य में चमत्कार को विशेष महत्व मिला, जिससे आश्रयदाताओं को चकित किया जा सके। इस चमत्कार की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध काव्य में वाग्विदग्धता, सघनता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का व्यापक प्रसार हुआ। इसमें भाषा की चतुराई, अर्थ की गहराई, कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता और प्रेम अनुभूति की तीव्र अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रीतिकाल में काव्यशास्त्र के विवेचन का उद्देश्य भी अलग प्रकार का था। ये कवि आचार्य संस्कृत के विद्वानों की तरह गहन बौद्धिक विश्लेषण में रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य सामान्य रसिक सामंतों को हिंदी भाषा के माध्यम से काव्यशास्त्र का सरल और मनोरंजक ज्ञान देना था। वे आचार्य कर्म के माध्यम से अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें न तो संस्कृत के उद्भावक आचार्यों की तरह नए सिद्धांत स्थापित करने थे और न ही व्याख्याता आचार्यों की तरह परंपरागत सिद्धांतों की तर्कसम्मत व्याख्या करनी थी। मूल रूप से ये कवि शिक्षक थे। उनका लक्ष्य यह था कि काव्य लक्षणों के आवरण में कोमल, मधुर और मादक मनोभावों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, और इस क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। केशवदास, मतीराम, भूषण, देव एवं पद्माकर आदि कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से आते हैं। दूसरा बिंदु है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीयता इतनी अधिक दिखाई देती है कि ऐसा लगता है जैसे कवि रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि के उदाहरण देने के लिए ही काव्य रचना कर रहा हो। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस प्रकार के काव्य को मध्यम मार्ग का काव्य माना है, क्योंकि इसमें न तो लक्षण उदाहरण की कठोर आचार्यवादी परंपरा दिखाई देती है और न ही रीतिमुक्त काव्य की पूरी स्वच्छंद भावधारा। इस वर्ग के कवि शास्त्र काव्यों कवि माने गए, क्योंकि ये रीति से बंधे भी रहते थे और साथ साथ कुछ स्वतंत्रता भी अपनाते थे। रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि बिहारी की विशेषताओं की स्वतंत्र चर्चा करने के लिए आचार्य मिश्र ने इस काव्य परंपरा को रीतिबद्ध काव्य की श्रेणी से अलग कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल रूप से रीतिकाल के कवियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहले और प्रमुख वर्ग में
लक्षण ग्रंथकार कवियों को रखा गया, जिनकी संख्या 57 मानी गई। दूसरे वर्ग में उन कवियों को रखा जो फुटकल, श्रृंगारपरक, पद्य या अन्य प्रकार की रचनाएं करते थे। वास्तव में बिहारी इसी दूसरे वर्ग में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन शुक्ल ने उन्हें प्रतिनिधि रीति ग्रंथकारों के वर्ग में ही सम्मिलित कर दिया, क्योंकि उनका काव्य पूरी तरह लक्षणानुसार था। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इस भ्रम को दूर करने के लिए रीति सिद्ध कवि का एक अलग वर्ग बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कवियों ने रीति की पूरी परंपरा को सिद्ध कर लिया था, अर्थात जिनकी रचनाएं रीति की बंधी हुई परंपरा के अनुरूप थी, लेकिन जिन्होंने अलग से लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत नहीं किए और स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की, वे रीति सिद्ध कवि कहलाने योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कवि रीति के विरोधी नहीं है और लक्षण ग्रंथों से इस तरह बंधे नहीं है कि उनसे तनिक भी हट न सके, बल्कि रीति की परंपरा को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाते हुए भी स्वतंत्रता रखते हैं, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहना चाहिए। वास्तव में रीति सिद्ध कवियों की इच्छा आचार्य या कवि शिक्षक बनने की नहीं थी। उन्होंने अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया। इनमें आत्मानुभूति की प्रधानता दिखाई देती है, जिसे अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य रूप से पूरा रीति काव्य मुक्तक शैली में रचा गया, लेकिन रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत और प्राकृत की मुक्तक परंपरा से सीधे प्रभाव ग्रहण किए। ये कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम और तुलसीदास जैसे भाषा कवियों से भी प्रेरित हुए। इनकी काव्य दृष्टि तत्कालीन सामंती परिवेश से निर्मित थी, इसीलिए इन पर फारसी काव्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि रीति सिद्ध काव्य विलास प्रधान था और उसके केंद्र में नारी सौंदर्य का आकर्षण प्रमुख रहा, फिर भी उसका क्षेत्र रीतिबद्ध काव्य की तुलना में अधिक विस्तृत था। इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशंसा, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के आलंबन और उद्दीपक रूपों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। इसमें बिहारी, रसनिधि, नृपशंभु, पजनेश और राम सहायदास आदि कवि आ जाते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि अपने समय के रीतिबद्ध कवियों से विषय और वर्णन की पद्धति दोनों में अलग थे। रीतिबद्ध काव्य में शास्त्रीय नियमों का बहुत अधिक प्रभाव था, जबकि स्वच्छंद काव्य लिखने वाले कवियों ने इन तय चौखटों को स्वीकार नहीं किया। वे अपनी आत्मानुभूति के सहज वेग में रचनाएं करते थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता दिखाई देती है। दूसरी ओर रीतिबद्ध कवि अधिकतर तटस्थ भाव से काव्य शास्त्र के नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। ये कवि सामाजिक या दरबारी मर्यादाओं में बंद कर लिखने वाले नहीं थे। इस धारा के सभी कवि प्रेम मार्ग के प्रतीक थे। उनका प्रेम इस संसार से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अपनी गहराई और व्यापकता के कारण वह अलौकिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता था। इसीलिए उनके प्रेम पर सूफी प्रेम पीड़ा का प्रभाव भी था और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में बदलने की भावना भी मिलती है। इनका प्रेम एकमुखी और विषम था। इसी कारण इन पर फारसी प्रेम पद्धति का भी प्रभाव दिखाई देता है। रीतिबद्ध कवियों का संयोग जहां स्थूल और शरीर परक था, वहीं रीतिमुक्त कवियों का संयोग मानसिक और भावात्मक था। इन कवियों ने मिलन से अधिक विरह का वर्णन किया। रीतिबद्ध कवियों ने प्रायः राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन मुक्तकों में किया, जबकि इन कवियों ने मुक्तक और प्रबंध दोनों विधाओं को अपनाया। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना था कि रीतिबद्ध कवियों का प्रेम क्रीडात्मक है, जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम पीड़ा परक है। लोक प्रचलित प्रेम कथाओं में जो स्वाभाविकता और प्राकृतिक पृष्ठभूमि मिलती है, वही इन कवियों की प्रेम अभिव्यक्ति को जीवंत और सजीव बना देती है। जहां रीतिबद्ध कवि रूप सौंदर्य का वर्णन अधिकतर आलंबन के रूप में करते हैं, वहीं ये कवि अपने मन पर पड़े उसके प्रभाव का गहराई से और पूरे मनोयोग से अंकन करते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, आलम,
ठाकुर और द्विजदेव माने जाते हैं, लेकिन इनमें आनंद घन या घनानंद का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इनके काव्य में कवि परंपरा द्वारा स्वीकृत रूढ़ियों का पालन नहीं मिलता, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र भावधारा का प्रवाह दिखाई देता है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव जैसे सभी स्वच्छंद कवि अपने प्रेम पात्र के हृदय में करुणा जगाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। ये कवि निर्मल और उदात्त प्रेम के उपासक थे। उन्होंने प्रेम के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी, बल्कि अपने समर्पण, एकनिष्ठता और अनन्य प्रेम को ही अपने जीवन और काव्य का भी केंद्र बना लिया। ये कवि अतृप्त वासनाओं या रूप के अनेक भेदों का केवल रस लेने वाले साधारण रसिक नहीं थे। ये तो ऐसे निडर प्रेमी थे जो अपने हृदय के वश में होकर सब कुछ समर्पित कर देने वाले थे और प्रेम के लिए सारी सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का भी साहस रखते थे। उन्होंने अपने प्रेम को दिखावा नहीं बनाया, बल्कि जो कुछ उन्होंने सच्चे प्रेम से अनुभव किया उसी को आंसू बनकर बहती हुई वाणी में ढालने का सच्चा प्रयास भी किया। उनकी रचनाओं में यही सच्ची अनुभूति और हृदय की गहराई झलकती है। अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत अगले पाठ 42 में आप रीतिकालीन पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 3, रीतिकालीन काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त को विस्तार से समझाइए। अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का ऐसा महत्वपूर्ण युग है जिसमें काव्य की रचना निश्चित नियमों और पद्धतियों के अनुसार की गई। इस काल में शास्त्रीय परंपराओं के साथ श्रृंगार भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यहाँ कविता केवल भावों की नहीं, अभिव्यक्ति न होकर कला, मर्यादा और चमत्कार का माध्यम भी बनी। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धाराओं के माध्यम से इस काल में साहित्य को विविध दिशाएं मिली। दरबारी परिवेश के प्रभाव के बावजूद इस युग ने हिंदी को समृद्ध काव्य रूप, गहन संवेदना और कलात्मक भाषा प्रदान की, जिससे हिंदी साहित्य की परंपरा और अधिक सुदृढ़ हो गई। इस अध्याय के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलती हूँ अगले अध्याय में। नमस्कार।